गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज से हम लोग जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वो है शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट। और शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट, इसमें हम लोग डायग्राम बनाना सीखेंगे, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो हम शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे और शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम भी बनाना हम लोग सीखेंगे। इस पूरे चैप्टर के बारे में आपको बताते हैं। दिस चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इट कवर्स ऑलमोस्ट 30% कंटेंट, 25 to 30% कंटेंट ऑफ योर सिलेबस। दूसरी बात, इस चैप्टर में आप जो कुछ पढ़ेंगे, इसका जो बेंडिंग मूवमेंट वाला पार्ट है, वो बेंडिंग मूवमेंट वाला पार्ट आपके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में नंबर 1। नंबर 2, आपके बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में इस बेंडिंग मूवमेंट का फिर से एक बार इस्तेमाल होगा। अगर उन दोनों को भी सम्मिलित करने हैं तो इस चैप्टर के साथ जो आप यहां पे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, इट ऑलमोस्ट कवर 50% कंटेंट ऑफ योर सिलेबस। सो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को बहुत ध्यानपूर्वक आप पढ़िए। इस चैप्टर में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट आप बेंडिंग स्ट्रेस में इस्तेमाल करेंगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में भी इस्तेमाल आप करने वाले हैं। सो आज से हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसका आज है लेक्चर नंबर 1। शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट जो डायग्राम है, ये किसी बीम पर लगने वाले लोड की वजह से होता है। तो इससे पहले कि हम किसी बीम पर लोड लगाएं और हम शियर फोर्स कैलकुलेट करें क्या होता है शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करें क्या होता है बेंडिंग मूवमेंट, लेकिन हम ये जान लेते हैं कि आखिर बीम पर कितने प्रकार के लोड होते हैं। तो आप कहेंगे सर ये हमें पता तो है, क्योंकि हम तो सर सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बार आपको ब्रशअप कराने के लिए हम थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन करेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ लोड। तो टाइप्स ऑफ लोड, किसी बीम पर कितनी प्रकार के लोड होते हैं, फिगर बना के सीख लेते हैं। दिस इज अ सपोज करिए बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये एक लोड लग रहा है, से दिस इज W1 एंड दिस इज W2। दिस लोड इज अ पॉइंट लोड, इसको हम बोलेंगे पॉइंट लोड। क्यों पॉइंट लोड बोलेंगे? बिकॉज ये लोड इस बीम पर एक पॉइंट पर काम कर रहा है, ना इससे इस ओर है ना इस ओर है, सारा का सारा लोड एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। इसको पॉइंट लोड या हिंदी में संकेंद्रित या केंद्रित भार इसको कहते हैं। दूसरा हम लोड पढ़ेंगे, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम हम बना लेते हैं, और दूसरा हम लोड पढ़ेंगे, इस तरह से लोड आपको फिगर में दिखाया जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, समवितरित भार। समवितरित भार एक जगह पे नहीं होता, पूरी बीम पर समान रूप से लगा होता है, और इसको नॉर्मली हम लोग स्मॉल w से दिखाते हैं, और इसका मात्रक नॉर्मली किलो न्यूटन प्रति मीटर होता है, क्योंकि ये बीम की 1 मीटर लंबाई पे कितना लोड लग रहा है ये हमको बताता है। तो फिर अगर टोटल लोड निकालना है तो स्मॉल w को बीम की टोटल स्पैन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लोड आ जाएगा। दिस इज UDL। एक हम दूसरा अब यहां पर बीम बना देते हैं। सपोज करिए ये एक कैंटिलीवर बीम है, इस पर एक ऐसा लोड लगा हुआ है, इस तरह का लोड। आप कहेंगे ये सर कैसा, ये कैसा लोड है? दिस इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, समान रूप से बदलता हुआ भार। ये समान रूप से बदलता हुआ भार, इस भार से कैसे चेंज हो रहा है आप देखेंगे। ये लोड हर जगह पर इतना, हर प्रत्येक मीटर पर इतना लगा हुआ है, लेकिन इस लोड में इस जगह पर लोड की जो वैल्यू है, स्मॉल w की वैल्यू है 0, और धीरे धीरे ये लोड हर 1 मीटर के बाद इस लोड की जो इंटेंसिटी है, इस भार की तीव्रता प्रत्येक 1 मीटर के बाद इस भार की तीव्रता बदलती जा रही है। सो इन दिस केस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में प्रत्येक हर 1 मीटर बाद, अगर ये निशान लगा दें, ये सब 1-1 मीटर पे निशान है, तो मान लीजिए यहां पे 0 है, और ये 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। That is intensity of the load varies uniformly as we go from one end of the beam to the other end of the beam or the load. तो अगर यहां पे W1 है और यहां पे इंटेंसिटी W2 है,
तो ये W2 किलो न्यूटन प्रति मीटर अगर हम ले लेते हैं तो हम कहेंगे इट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, प्रत्येक 1 मीटर पर लोड की वैल्यू एक समान रूप से बढ़ती जा रही है, इसको हम UVL कहेंगे। सो नॉर्मली जो आपको लोड पढ़ने हैं, आपको जितने प्रकार की बीम हम लोग डिजाइन करेंगे उन बीम के डिजाइन पे जो लोड का वेरिएशंस होंगे, या तो पॉइंट लोड होगा, या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, समवितरित भार, या फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ लोड जो आपको जानना जरूरी था। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। तो हम इसको यहां से हटा देते हैं कम में, और टाइप्स ऑफ बीम। बीम कितने प्रकार की होती है, सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं बच्चों। दिस इज, जो बीम अपने किनारे पर जिस पे सपोर्ट हो, जो बीम बिल्कुल किनारे पर सपोर्टेड होती है, उसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम। खास बात किया है, इसके सपोर्ट्स कहां पर होते हैं, एंड पर, बिल्कुल किनारे पर इसके सपोर्ट होते हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई। तो फिर ये भी सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, क्योंकि बीम की पूरी लंबाई में किनारे पे इसका सपोर्ट है। जरा इस बीम के बारे में देखेंगे। दिस बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड, इसका एक किनारा फिक्स है लेकिन दूसरा किनारा बिल्कुल फ्री है। सो दिस बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड, फ्री एट अदर एंड, एंड दिस बीम इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ बीम इज नोन एज कैंटिलीवर। इसको ही कहते हैं कैंटिलीवर या कैंटिलीवर बीम। सो कैंटिलीवर बीम जो होती है, एक तरफ से फिक्स होती है, दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसे निकला होता है। जैसे मकान में छज्जा निकला होता है, या कुछ मकानों में जो पैरापेट निकला होता है, छज्जा जिसे कहते हैं, ये इसी तरह का केस होता है। इट इज कैंटिलीवर बीम। दूसरी बीम हम बात करें, सिंपली सपोर्टेड हो गई, कैंटिलीवर हो गई, एंड अदर इज द फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम की बात अगर हम करेंगे तो आप ऐसा समझ लो कि कैंटिलीवर में एक तरफ फिक्स होता है, एक तरफ फिर होता है। अगर दोनों ही तरफ फिक्स हो जाए सो इट इज अ फिक्स्ड बीम। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ बीम एंड दिस इज द फिक्स्ड बीम। इसके बाद जो अगली टाइप की बीम हम देखेंगे, एंड दैट इज ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में क्या होता है कि ये सपोर्ट से, और बीम अपने सपोर्ट से दोनों ओर थोड़ा थोड़ा बाहर निकली है। सो दिस इज ओवरहैंगिंग बीम। दिस इज द ओवरहैंगिंग बीम, जो अपने सपोर्ट से बाहर की ओर निकली होती है, थोड़ा सा बाहर निकलेगी। अब आप अगर ध्यान से कंपेयर करो कि बीम अपने सपोर्ट के बीच में तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन अपने सपोर्ट के किनारे हम कह सकते हैं कि ये एक कैंटिलीवर की प्रवृत्ति यहां पर रखती है। ये भी संभव है कि सपोर्ट्स में एक तरफ ये बाहर ना निकली, एक ही तरफ केवल बाहर निकली हो, ऐसा भी संभव है। सो सपोर्ट्स में एक तरफ तो किनारे हो गया, लेकिन दूसरी तरफ बीम अगर बाहर निकली है तो एक तरफ भी बाहर निकल सकती है, दोनों तरफ बाहर निकल सकती है। दिस टाइप ऑफ बीम इज नोन एज ओवरहैंगिंग बीम। एक और बीम होती है एंड दैट इज नोन एज द कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम उसे कहते हैं जिसमें दो से ज्यादा, हर एक में दो सपोर्ट हैं, दो सपोर्ट, कैंटिलीवर में सिंगल, फिक्स में दो, ओवरहैंगिंग में दो। लेकिन अगर दो से ज्यादा सपोर्ट हैं, मोर देन 2 सपोर्ट्स, अगर बीम में दो से ज्यादा सपोर्ट हैं तो उसको हम कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। सो दीज आर द फंडामेंटली, आपके इंटरव्यू में, आपके बाबा में आपसे पूछा जाएगा। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 तरह के फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बीम होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। और हम लोग इनके डिजाइन के बारे में आगे सिलेबस में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब हम यहां पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट में बेसिकली आप 2 तरह के सपोर्ट जान लीजिए। एक सपोर्ट रोलर सपोर्ट होता है। रोलर सपोर्ट को इस तरीके से दिखाते हैं, या सम टाइम कभी कभी फिगर में ऐसे भी दिखा देते हैं। दिस टाइप ऑफ सपोर्ट्स आर नोन एज रोलर सपोर्ट। खास बात क्या है, रोलर सपोर्ट का जो रिएक्शन फोर्स होता है ये महत्वपूर्ण है। रोलर सपोर्ट का जो रिएक्शन फोर्स होता है वो सदैव परपेंडिकुलर होता है। रोलर सपोर्ट का रिएक्शन फोर्स सदैव परपेंडिकुलर होता है। तो ये RA और अगर RB हम मान लिए जाएं तो दीज आर ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन वहीं पर दूसरी तरह का एक सपोर्ट होता है, उसको हिंज सपोर्ट
या उसको पिवट सपोर्ट या उसको कब्जेदार सपोर्ट भी हम लोग कहते हैं। जरा देखते हैं वो कैसे बनता है। सपोज करिए एक तरफ तो ये रोलर सपोर्ट है और दूसरी तरफ ये ऐसा सपोर्ट है, इस तरह का सपोर्ट है। इस सपोर्ट को हम कहते हैं हिंज सपोर्ट या पिवट सपोर्ट, पिवटेड, POVT, पिवटेड सपोर्ट। इस सपोर्ट की खास बात क्या है? एक्चुअली कब्जा है, इसको हिंदी में हम लिख देते हैं कब्जा, ये कब्जेदार सपोर्ट है। इस सपोर्ट की खास बात क्या है कि इस सपोर्ट पर यहां पर बीम इस तरीके से, क्योंकि रोलर पर रखी हुई है बीम, जस्ट केवल इस रोलर पर रखी हुई है, ये बीम इस डायरेक्शन में इस जगह पर ये वाला मूवमेंट कर सकती है। लेकिन चूंकि यहां पर कब्जा लगा हुआ है तो ये बीम इस तरह का एक्सियल मूवमेंट नहीं कर सकती है। द एक्सियल लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द बीम इज कैन टेक प्लेस एट दिस प्लेस बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड एट द हिंज सपोर्ट। तो हो क्या गया इस जगह पर? अगर, और दूसरी बात, अगर बीम इस डायरेक्शन में इसके अबाउट रोटेट करने का प्रयास करेगी तो बीम चूंकि आगे पीछे तो जा नहीं सकती, बीम हां ऐसे रोटेट कर सकती है। इट मे टेक अ टर्न अबाउट दिस हिंज सपोर्ट। अब क्या होगा कि अगर इस बीम पर ऐसा कोई लोड लगा हुआ है, से W, यहां से अल्फा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा W cos अल्फा और एक कंपोनेंट नीचे जाएगा W sin अल्फा। अब क्या होगा कि इस जगह पे जो सपोर्ट होगा, रोलर सपोर्ट है, तो ये वाला सपोर्ट तो केवल ऐसे हो जाएगा वर्टिकली, लेकिन यहां पे जो सपोर्ट होगा, इस सपोर्ट के दो कंपोनेंट होंगे। अगर इसको बी मान लें, दिस RBV, बी पॉइंट पर वर्टिकल रिएक्शन एंड इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। So this has the two types of reactions here. One is the vertical reaction, another is the horizontal reaction. अब क्या होगा, जब आप मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था, जब आप सिग्मा x बराबर 0, सिग्मा v बराबर 0 करेंगे, तो सिग्मा x बराबर आप जब 0 करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को जब आप बराबर करेंगे तो आप पाएंगे W cos अल्फा जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसका मान RBH के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली W sin अल्फा का मान, हम ये मान ले रहे हैं, इसके अलावा, इस W के अलावा भी कोई लोड नहीं है, और होता तो उसको भी रख लेंगे। सो एक रख लेते हैं, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए W1 था, तो W1, और ये हमारे लिए W2 है। तो W1 sin अल्फा नीचे की ओर, W2 काम कर रहा है नीचे की ओर, इसका मान होगा RA और RBV के बराबर होगा, RA एंड RBV के बराबर होगा। सो यहां पर आप अच्छी तरीके से इस बात को जान लीजिए और समझ लीजिए कि कब्जेदार सपोर्ट पर ही बीम पर जो रिएक्शन लग सकते हैं वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। लेकिन इस बात को नोट कर लीजिएगा, रोलर सपोर्ट पर बीम का जो रिएक्शन होगा वो केवल वर्टिकली अपवर्ड होगा। रोलर सपोर्ट पर वर्टिकल ही रिएक्शंस होते हैं, केवल वर्टिकल रिएक्शंस होते हैं, वहां पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन संभव नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन केवल आपके कब्जेदार सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह के इक्वेशन बनेगा और बाकी सवाल हम आगे कर लेंगे। तो अब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में, ये वो जानकारी थी जो आपको होनी आवश्यक है। मैकेनिक्स में हालांकि आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं समझता हूं कि इतना थोड़ा सा धूल हट जाती है यादों से, पुरानी यादों से, तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। और अब हम बीम की डिजाइन में आगे सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ पॉइंट लोड। सो इस चैप्टर में हम लोग आज एक प्रॉब्लम को लेंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम को लेने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों को सीखना है। सो एक हम यहां पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं। दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ये पॉइंट ए है इसका और ये पॉइंट बी है, और इस बीम पर यहां पर एक 20 किलो न्यूटन का एक लोड लगा हुआ है, एक यहां पर 80 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। सो दिस इज 80 किलो न्यूटन एंड दिस इज 20 किलो न्यूटन लोड। ये लंबाइयों की बात है, ये है यहां पर से 3 मीटर ये वाली दूरी, एंड दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर ये वाली डिस्टेंस, and this distance is 2 मीटर। सो ये यहां पर 2 मीटर की इसकी डिस्टेंस है। तो these are the cases। अब हमको ये समझना है कि
इसमें शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, तो हम इसी केस को लेंगे और इस एग्जांपल से हम लोग शियर फोर्स समझेंगे, इस एग्जांपल से हम लोग बेंडिंग मोमेंट समझेंगे और फिर विभिन्न प्रकार के केसेस में हम शियर फोर्स निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और उनके डायग्राम बनाना हम सीखेंगे। लेकिन जब आपको ऐसा एक प्रश्न दिया जाएगा तो इस प्रश्न के आरंभ करने का जो पहला चरण है उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला चरण है हमें इन दोनों सपोर्ट्स पे लगने वाले रिएक्शन का मान ज्ञात करना है। Therefore, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि यहां पर जो रिएक्शन काम कर रहा है इसको हम नाम दे देंगे RA और इसको नाम दे देंगे RB। ये हमें दोनों रिएक्शंस निकालने हैं RA और RB। इसके बिना हम इस सवाल में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। रिएक्शन निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, हम किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लेंगे तो हम लिख लेते हैं कि टेकिंग द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। ये सारी बातें आप अपने मैकेनिक्स से सिलेबस से पढ़ चुके हैं तो इसको यहां पे दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे इसका यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम समस्त बलों का RA 20 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन, RB पॉइंट ए के अबाउट हम मूवमेंट लेकर, और चूंकि ये साम्यावस्था में है तो सबके मूवमेंट की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी। सो RA चूंकि ये यहीं से गुजर रहा है 20 किलो न्यूटन किधर घुमाएगा, 20 किलो न्यूटन घुमाएगा क्लॉकवाइज, सो -20 इंटू 3। 20 किधर घुमाएगा ए पॉइंट पर क्लॉकवाइज, -80 इंटू दिस 5 and 3 8। RB किधर घुमाएगा, RB घुमाएगा दिस एंटी क्लॉकवाइज प्लस RB कितनी डिस्टेंस है 10 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। यहां से आप RB की वैल्यू निकाल लेंगे और RB की वैल्यू आ जाएगी 20 और ये हो गया 60 प्लस ये हो गया 88 64 640 बटे 10 और ये 640 और हो गया 70 एंड दिस इज 70 किलो न्यूटन। और यहां पर थोड़ा सा एक चीज रह गई, अगर हम RA प्लस RB और कर रहे हैं यहां पर तो ये दोनों ऊपर की ओर हैं तो ऊर्ध्व बलों का योग बराबर नीचे की ओर लगने वाले बलों का योग, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 80 इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये बना इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 से आपको RB की वैल्यू आ चुकी है 70 किलो न्यूटन। 70 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे हम लोग यहां पर RB के स्थान पर, सो RA की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी 30 किलो न्यूटन। सो इस प्रकार इस सवाल में हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले हमको RA और RB की वैल्यू मिल चुकी है। जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे चैप्टर में किसी भी प्रकार की बीम हो, सवाल का पहला चरण है हमें RA और RB की वैल्यूज को निकालना है, उसके बाद ही हम इस सवाल में आगे बढ़ पाएंगे। अब हमारा एक काम हो चुका है और अब हम समझेंगे कि ये शियर फोर्स क्या है। तो वी शैल बी कैलकुलेटिंग हियर द शियर फोर्स। देखिए शियर फोर्स हम लोगों ने रिवेटिंग एग्जाम्पल अगर ले लें, हम लोगों ने पीछे भी रिवेट का केस पढ़ा था और आपने स्ट्रेस स्ट्रेन का जब आप लेक्चर देख रहे थे तो उसमें आपको शियर मैंने समझाया था। शियर का मतलब कि अगर ये हमारा मार्कर है, इस मार्कर पर हम यहां पे एक ऐसा फोर्स लगाएंगे और ये हिस्सा यहां पर जो है यहां से अलग हो जाए, ये बिल्कुल ऊपर सीधा रहे लेकिन यहां से कट के अलग हो जाए। जैसे मैं इसका ढक्कन अगर निकाल लूं, ये मैंने ढक्कन निकाल लिया और मैं यहां पे फोर्स लगाऊं तो ये हिस्सा यहां से कटकर अलग हो जाए, बाकी हिस्सा यहां पर रह जाए। सपोज करो ऐसे कर लेते, यहां ऐसे लगा था, मैंने ऐसे फोर्स लगाया यहां पर, इस तरह फोर्स लगाया तो ये हिस्सा यहां से कटा और कट के अलग हो गया एंड दिस इज द केस ऑफ द शियर। सो अब चूंकि अब हमें शियर फोर्स निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो हम जरा साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। किसी भी बीम पर जब भी हमको कोई सवाल में बीम दी जाएगी तो हम उस बीम पर एक क्रॉस सेक्शन मानेंगे x1 x2 x2 अलग अलग जगहों पे क्रॉस सेक्शन मानेंगे। हम इसमें जो क्रॉस सेक्शन मानेंगे, कहीं पे मान लीजिए हम क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं इस जगह पर, इसको 5 को जरा ठीक कर लेते हैं, यहां पे मान लिया हमने ये एक क्रॉस सेक्शन है x। नॉर्मली जो क्रॉस सेक्शन होता है उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, सो ये एक डॉटेड लाइन है एंड दिस इज से क्रॉस सेक्शन x1 मान लेते हैं। और ये मान लिया कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन की इस स्थान से दूरी, दिस डिस्टेंस
इज 6 मीटर। ये डिस्टेंस यहां से 6 मीटर है, तो 3 ये हो गया, इसका 3 मीटर और हो गया, ये दूरी हमने यहां पर मान ली। ये क्रॉस सेक्शन मैंने क्यों बनाया बच्चों? ये क्रॉस सेक्शन वास्तव में ये है, दिस इज सम क्रॉस सेक्शन, यहां पे नाम नहीं दे रहे हैं, ये एक्स क्रॉस सेक्शन है। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन जिसका यहां पर इस्तेमाल होने वाला है। अब आपको ये देखना है, अगर कोई फोर्स इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड में, इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में यानी ये एक्स क्रॉस सेक्शन है, इसके लेफ्ट साइड में अगर नीचे की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स नेगेटिव लिया जाएगा। इसके बाद अगर हम किसी क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड के फोर्सेस को देख रहे हैं तो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स नेगेटिव लिया जाएगा एक्स के राइट साइड में, और ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव लिया जाएगा। अब बेंडिंग मूवमेंट में आएंगे, तो बेंडिंग मूवमेंट में आएंगे, इससे पहले हम लोग इसी को भी कंक्लूड कर लेते हैं, बेंडिंग मूवमेंट आएगा तो फिर हम समझेंगे। तो हमने ये देखा, इसको पॉइंट को मान लेते हैं से ये ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, इस पॉइंट को मान लेते हैं, इसको एक नाम हम लोग यहां पे दे देते हैं, दिस इज से पी। तो हम जरा बात करते हैं एपी की। हम एपी की अगर बात करें तो एपी में जो फोर्सेस यहां पर काम कर रहे हैं, एपी में जो फोर्सेस यहां पे काम कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में है 20 किलो न्यूटन, नीचे है तो ये हो जाएगा एपी का जो फोर्सेस हो जाएंगे प्लस का 20, ये आर ए ऊपर की ओर है, ये नेगेटिव होगा, आर ए की वैल्यू ये है, इट इज -30, दिस इज -10 किलो न्यूटन, राइट। और -30 ऊपर की ओर है, इसका मतलब इसकी दिशा ऊपर की ओर है। अब जरा आइए इसी तरह बीपी में हम इसकी बात कर रहे हैं। हम एक्स क्रॉस सेक्शन के राइट साइड में आ गए, राइट साइड में नीचे की ओर जो फोर्स है वो नेगेटिव होता है, सो हमने कहा F2 = -80, और ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो RB है, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स प्लस है, और RB की वैल्यू है 70, एंड दिस इज दिस, एंड दिस इज माइनस दिस 10 किलो न्यूटन। और चूंकि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू 80 है जो नीचे की ओर है, और ये डायरेक्शन नीचे की ओर है। यहां पर अब शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट समझना है। हमने ये देखा कि किसी भी एक बिंदु से जो हमने एक अपने आर्बिट्रेरी अपने मन से एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से यहां तक में इस जगह पर बीच में जो हमको शियर फोर्स मिल रहा है वो 10 किलो न्यूटन ऊपर की ओर है, और इस हिस्से पे देखा तो शियर फोर्स मिल रहा है 10 किलो न्यूटन, लेकिन वो नीचे की ओर है। आप यहां पे साइन का गौर ना करिए, बल्कि आप डायरेक्शन को देखिएगा, दिस 30 ऊपर की ओर और दिस -10 ऊपर की ओर, दिस -10 नीचे की ओर। दैट मींस ये दोनों फोर्सेस इस बीम को क्या करेंगे, दोबारा बीम को बनाते हैं यहां पर, ये दोनों फोर्सेस करेंगे, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट P है। ये वाला जो फोर्स है ऊपर की ओर है, ये इस ओर लगेगा 10 किलो न्यूटन, ये वाला फोर्स नीचे की ओर है, ये भी यहीं पे लगेगा नीचे की ओर 10 किलो न्यूटन। ये फोर्स इस पार्ट ऑफ बीम को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, तो अगर ये ऊपर जाएगी एपी वाली बीम, तो यहां पर एपी वाली बीम ऐसे चली गई ऊपर की ओर, और ये वाला जो फोर्स है पीबी वाली बीम को नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो ये हो गया पी और बी। और इस जगह पर बच्चों आपको जो दिखाई पड़ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज शियर, एंड दिस फोर्स, और यहां पे जो फोर्स काम कर रहे थे, दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज द शियर फोर्स। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द शियर फोर्स, कि बीम अगर हम ये बना लें कि बीम ऐसे थी शुरू में, और यहां पे फोर्स लगा तो एक बीम ऊपर चली गई, ये वाली जो बीम थी ये वाली बीम ऊपर चली गई, और ये वाली बीम हमारी नीचे रह गई। सो यहां पर शियर हो गया, दिस इज द प्लेन ऑफ द शियर, this is the amount of the shear force, and this is a case of the shear force। हम बाद में डायग्राम बनाना सीखेंगे।
तो ये शियर फोर्स हो गया। तो यहां से एक बात ये पकड़िए कि जिस जगह पर आपने शियर फोर्स निकाला है उस जगह से लेफ्ट साइड के समस्त बलों का जो बीजी योग निकाला, उसके दाहिने हाथ में लगने वाले समस्त बलों का बीजी योग निकाला, उनके परिमाण समान होते हैं परंतु उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। और यही कारण है कि विपरीत दिशा होने के कारण इस बीम पर यहां पर शियर पैदा हुआ। इस शियर के कारण ही यहां पर सारा बीम का शियर हुआ। बीम का एक हिस्सा ऊपर चला गया, बीम का एक हिस्सा यहां पर नीचे चला गया। एंड दिस इज द केस ऑफ द शियर। अब यहां से एक रूल निकल के आता है कि जब कभी किसी क्रॉस सेक्शन को लेना है तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम फोर्स निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के समस्त बलों का योग निकालेंगे। इस नियम के अनुसार ये साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करेंगे। यदि हम राइट साइड में चल रहे हैं तो केवल इसके क्रॉस सेक्शन के राइट साइड के फोर्सेस ही तक कैलकुलेट करेंगे इसी नियम के अनुसार। या तो हम शियर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए या तो लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस कंसीडर करेंगे या फिर हम राइट साइड के फोर्सेस कंसीडर करेंगे। यानी हम जहां कहीं भी क्रॉस सेक्शन बनाएंगे या तो बाईं तरफ के फोर्सेस कंसीडर किए जाएंगे या लेफ्ट साइड के फोर्सेस कंसीडर किए जाएंगे। और धीरे धीरे ये जो क्रॉस सेक्शन x1 है हम उसको उठा के एक एक करके इधर लाएंगे और फोर्सेस हमारे उस क्रॉस सेक्शन के बाईं तरफ के दायरे में सम्मिलित होते चले जाएंगे और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। x1 धीरे धीरे इधर जाएगा। सारे फोर्स जब इसको उठा के यहां ले आएंगे तो 80 वाला भी इसी बाईं तरफ में आ जाएगा। तो एक एक करके x को हम शिफ्ट करेंगे। राइट। सो अब हम इसके बाद प्रोसीड करेंगे कि हाउ वी विल कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस। ओके, तो बात यहां पर ये हो रही थी कि हम लोगों ने शियर फोर्स निकाल लिया और ये देख लिया कि बीम में अगर शियर होता है तो एबी पार्ट ऊपर जा रहा था और पीबी पार्ट जो था बीम का नीचे हो रहा था। तो बीम का इस जगह पर शियर हो रहा था। बीम के किसी भी जगह पर होने वाले शियर की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि ये जो क्रॉस सेक्शन है x1 जिसको हमने नाम दिया है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है x1, इस क्रॉस सेक्शन को हम शिफ्ट करते जाएंगे एक एक करके और हमें शियर फोर्स की कैलकुलेशन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम लोग फिर से एक बार बीम के एपी पार्ट पे चलते हैं। बीम के एपी पार्ट पे अगर हम देखेंगे तो दो फोर्स काम कर रहे हैं RA जिसकी वैल्यू 30 है और एक फोर्स काम कर रहा है 20 किलो न्यूटन एट पॉइंट D। अब हम देखेंगे कि मोमेंट हमको निकालना है P पॉइंट पर, इसको हम M1 बोल देते हैं और हम इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे कि ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो RA का जो मूवमेंट होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि RA P पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाने की चेष्टा करेगा। इट विल ट्राई टू मूव अलोंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो लेफ्ट साइड का फोर्स अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा RA इंटू P से डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर। लेकिन 20 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो इस P पॉइंट के अबाउट, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, 20 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो P पॉइंट के अबाउट इस तरीके से एंटी क्लॉक घुमाने की कोशिश करेगा। तो लेफ्ट साइड का फोर्स अगर एंटी क्लॉकवाइज रखता है तो नेगेटिव हो जाएगा। सो -20 इंटू दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक 6, यहां से लेके यहां तक 3, तो ये डिस्टेंस बची, डीपी डिस्टेंस बची 3 मीटर। नाउ RA की वैल्यू है 30 इंटू 6 -60, ये हुआ 6 3 18, 180 -60 एंड दिस वैल्यू इज 120 किलो न्यूटन मीटर। इसकी डायरेक्शन क्या है, जो डायरेक्शन इसकी है, इसकी डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज। सो हम यहां पर इसको क्लॉकवाइज बना लेते हैं। दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसका जरा ध्यान रखिएगा। अब हम कंसीडर करेंगे बीम का ये पार्ट पीबी पार्ट, इसका मूवमेंट निकालते हैं M2। अगर हम पीबी पार्ट की तरफ गए तो हम क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड में चले गए। जब राइट हैंड साइड में चले गए तो आरबी अगर यहां पे मूवमेंट जनरेट करेगा तो ऐसे चलेगा, इस तरीके चलेगा। तो राइट हैंड साइड का फोर्स अगर एंटी क्लॉक है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। सो दिस इज RB इंटू ये डिस्टेंस।
पूरी डिस्टेंस पूरी हमारी बीम है 5 मीटर की, 10 मीटर की, ये 6 है तो बचाइए 4 इंटू 4। वहीं पर जो 80 किलो न्यूटन है ये सी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट निकालेगा तो ऐसे घुमाएगा। राइट हैंड का फोर्स अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होता है, तो -80 इंटू ये डिस्टेंस पीसी। आगे वैल्यू रखते हैं, आरबी की वैल्यू है 70 गुणे 4 -80 गुणे पीसी। अब ये 6 है, ये 4 है, ये 4 बचा और इस 4 में से 2 निकाल देंगे, ये डिस्टेंस बचेगी 2 मीटर, तो ये हो गया 2। 7 चौका 28, 280 -160, 8 दूनी 16 एंड दिस इज अगेन 120 किलो न्यूटन मीटर। जरा इसकी डायरेक्शन देखते हैं क्या है। दिस इज आरबी इंटू 4 और आरबी इंटू 4 की डायरेक्शन ये है, देयरफॉर दिस इज अलोंग दिस। नाउ अब आप सभी लोग इस P पॉइंट को गौर से देखेंगे। वी आर फोकसिंग एट दिस P पॉइंट। इस P पॉइंट पे बच्चों बीम का ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक की बीम क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप कर रही है, वहीं इस P पॉइंट पर बीम का इधर वाला हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप कर रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट। बिल्कुल शियर फोर्स के तरीके से यहां भी हुआ कि इस P पॉइंट पर इसने जिस डायरेक्शन मूवमेंट डेवलप किया, बीम के दूसरे हिस्से ने उसी जगह पर उसके विपरीत दिशा में मूवमेंट डेवलप किया। एक बात। दूसरी बात, कि मूवमेंट की जो वैल्यू है वो दोनों जगहों पे मूवमेंट का मान समान है, परंतु मूवमेंट की वैल्यू समान है, दिशाएं विपरीत है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका प्रभाव बीम पर पड़ता कैसा है। सो अब हम देखते हैं बीम पर इनका प्रभाव कैसा है। जरा एक बार बीम बना लेते हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी, से दिस इज पॉइंट पी। अब क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये वाला पार्ट ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे घुमाएगा, ये वाला पार्ट पीबी वाला पार्ट ऐसे घुमाएगा और बीम आपकी अंत में इन दोनों के प्रभाव में बीम इस तरीके से बेंड हो जाएगी। बीम की ये स्थिति आ जाएगी, पी पॉइंट पर इस तरह का मूवमेंट और ये वाला मूवमेंट बीम को ऊपर से नीचे की ओर झुका देगा। जब बीम पर इस तरह का लोड लगता है इसको कहते हैं सैगिंग। सैगिंग के केस में बीम पर जो लोड लगता है इस तरीके से हो जाता है, बीम पर लोड लगा और बीम नीचे की ओर झुक गई, यहां सैग कर गया, इट इज नोन एज सैगिंग। और सैगिंग की स्थिति में बीम को ऊपर से देखने में कॉनकेव सरफेस बन जाती है, गड्ढे वाली सरफेस बन जाती है। सैगिंग का एक विपरीत भी होता है और उसको कहते हैं हॉगिंग। मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम पर यहां पर आपने लोड लगाया, बीम ऐसे हो गई। तो कैंटिलीवर बीम में होता क्या है कि बीम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यहां पे कॉन्वेक्स आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस टाइप ऑफ नोन एज हॉगिंग। तो इसको हॉगिंग कहते हैं। तो हॉगिंग को अगर हम यहां पे फिगर बना लें इस जगह पर, सो दिस टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इज नोन एज हॉगिंग। इसको हम कहेंगे यहां पर हॉगिंग का केस आ जाएगा। सो सैगिंग के केस में बीम का डिफ्लेक्शन नीचे की ओर होता है, हॉगिंग का केस में बीम का डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर होता है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस्ड इन द बीम, नंबर 1। नंबर 2 हमने जो बात देखी वो ये कि बीम के किसी भी पॉइंट पर हम मूवमेंट निकालेंगे तो वो मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड की बीम का मूवमेंट की वैल्यू, राइट हैंड साइड जो जितने फोर्सेस लगा रहे हैं वो उस बिंदु पर जो मूवमेंट डेवलप करेंगे, दोनों के मूवमेंट के मान समान आएंगे और दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो यहां पर हम लोगों ने शियर फोर्स निकालना सीखा, बेंडिंग मूवमेंट निकालना सीखा और हम लोगों ने उसके पहले बात आपको मैंने बता दी थी कि शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट आप तभी निकाल पाएंगे जबकि आप आर ए और आर ए बी की वैल्यू दोनों वैल्यू निकाल चुके हों।
तो इस तरह के सवाल लगाने से पहले सबसे पहले हमें रिएक्शंस निकालने होंगे और रिएक्शन के बाद हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की राइट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में शियर फोर्स निकालना सीख लिया, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना सीख लिया और इन दोनों के पहले जो बात जरूरी थी कि सपोर्ट्स पे हम लोगों ने रिएक्शन निकालना भी सीख लिया। हम लोग अब एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड होने के नाते ये किनारे पर इसका सपोर्ट लगा हुआ है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। इस सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पर एक लोड लगा हुआ है। से दिस इज 6 किलो न्यूटन का एक लोड लगा है। इस बीम की लेंथ 4 मीटर है, तो सेंटर पे लोड लगे होने के कारण ये डिस्टेंस 2 और 2 मीटर हो गई। हमसे कहा गया है कि आप इसका शियर फोर्स निकालिए, इसका बेंडिंग मोमेंट निकालिए और दोनों के आप डायग्राम्स बनाइए। कौन कौन से? शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाइए, ये हमसे कहा गया। इसके पहले मैंने आपसे कहा था कि शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और फिर उनके डायग्राम हमको बनाने हैं, तो अब हम लोग डायग्राम बनाना सीखेंगे। सबसे पहली आवश्यकता हमारी ये है कि हमें आर ए और आर बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सिग्मा V इज इक्वल टू 0 का जो नियम पढ़ा था आपने मैकेनिक्स में कि ऊपर की ओर लगने वाले बलों का योग नीचे की ओर लगने वाले बलों के योग के बराबर होता है। तो ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस हैं आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू नीचे की ओर लगने वाले बल 6। फिर हम तीसरा जो साम्यावस्था का नियम था, हम पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेके इसको 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू 6 इंटू, इसको एक नाम दे देते हैं सी, 6 इंटू ए सी एंड अपॉन ए बी एंड दिस वैल्यू विल बी 6 इंटू ए सी। ए सी कितना हो गया? 2। ए बी कितना हो गया? 4। ये कटा एंड दिस इज 3 किलो न्यूटन। तो 3 किलो न्यूटन जो है आरबी की वैल्यू है। क्योंकि ये फोर्स सेंटर पे लगा है, ये बात आपको सोच लेनी है कि अगर कभी किसी बीम पर मिडिल पे लोड लगा हुआ है तो आर ए और आर बी इन दोनों के मान समान हो जाएंगे। सो आर ए की वैल्यू हो चुकी है 3 और आर बी की वैल्यू भी हो चुकी है 3 किलो न्यूटन। इसके बाद हमने कैलकुलेशंस कर ली। अब हम लोग चलेंगे शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए और उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। कैसे करते हैं? लेट अस सी नाउ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा, एक हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं। हमने क्रॉस सेक्शन लिया यहां पर, लेट दिस इज द क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन लिया, दिस इज x1 x1। यहां से ये दूरी अभी हमने x मानी है। अब अगर हम x1 क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड के फोर्सेस को देखेंगे, अब हम क्या करने जा रहे हैं? x1 क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड के फोर्स देखेंगे। तो x1 क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड में जो फोर्स काम कर रहा है वो केवल आरबी है, केवल आरबी काम कर रहा है। अब x क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड में अगर कोई फोर्स है और वो ऊपर की ओर काम कर रहा है पॉजिटिव, नीचे काम कर रहा है तो नेगेटिव। इस क्रॉस सेक्शन के राइट साइड में एक फोर्स काम कर रहा है आरबी जिसकी दिशा ऊपर की ओर है। इसका मतलब ये फोर्स पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहां पर हमने शियर फोर्स डायग्राम बनाने का एक जो फंडामेंटल रूल है, पहले आप बीम बनाएंगे, बीम के ठीक नीचे ही शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। तो ये हमने यहां पे ए पॉइंट के नीचे बनाया एक पॉइंट, ये बनाया बी पॉइंट के नीचे बी, इसको बोलेंगे हम ए डैश, इसको बोलेंगे बी डैश। ये हमारी रेफरेंस लाइंस हो गई ए डैश और बी डैश। ए पॉइंट पे जब हमने देखा यहां पर, तो ऊपर की ओर फोर्स है, क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव होता है, आरबी की वैल्यू 3 है। तो हमने एक स्केल मान लिया, मान लीजिए कि 1 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन आ जाएगी। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन यहां पर हमने ड्रॉ कर दी और यहां पे वैल्यू लिख दी 3 किलो न्यूटन। अब अगर ये x1 क्रॉस सेक्शन हम शिफ्ट करते हुए यहां तक आ रहे हैं,
तो अगर हम C तक भी आ जाएंगे तो इसके दाहिने हाथ पे केवल यही फोर्स है और कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब कि ये शियर फोर्स C पॉइंट तक कांस्टेंट बना रहेगा। C पॉइंट तक कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो शियर फोर्स एट B इज इक्वल टू प्लस RB 3 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स एट C, जैसे बच्चों आप C पर आए, जैसे हम C पर आए, C पर तुरंत एक नीचे की ओर आपको फोर्स मिला, यानी ये क्रॉस सेक्शन अगर हम C के जस्ट किनारे इस ओर जरा सा भी लाते लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वाला फोर्स नीचे की ओर कंसीडर कर रहा है और नीचे की फोर्स जो होता है वो नेगेटिव है। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा 3 and -6 इट इज -3। तो ये +3 था, इस जगह पर जैसे आए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 3 6 माइनस में है, ये रहा 3 और ये रहा फर्दर फिर 3। अब ये वैल्यू हो गई -3। ये क्रॉस सेक्शन हम यहां बना लेते हैं एक और से x2। अगर ये क्रॉस सेक्शन यहां माना जाए तो क्या होगा? यहां भी आप ले लेते हैं तो इसके राइट हैंड साइड में क्या है? बस +3 -6। इसका मतलब हम इसको खिसकाते हुए आ रहे हैं, आएंगे यहां तक आएंगे और जैसे ही यहां पे जाएंगे -3 और ये रहा ऊपर की ओर +3 और ये हो गया 0। राइट? तो ये हमको मिल गया शियर फोर्स डायग्राम, ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, एंड दिस इज आवर shear force diagram. So shear force at A is equal to 3. So these are the values of shear force और ये हमने बना लिया है shear force का डायग्राम। अब हम चलते हैं shear force के डायग्राम के बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। तो तुरंत बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बहुत आसान होता है। बेंडिंग मोमेंट हमने x1 ले लिया, x1 क्रॉस सेक्शन के लिए। तो x1 क्रॉस सेक्शन में राइट हैंड साइड में काम कर रहा है RB, जो कि इधर की ओर दिखाएगा। यहां पे मूवमेंट निकालना है इस पॉइंट पर इस तरफ। राइट हैंड साइड का फोर्स इस ओर पॉजिटिव। इसका मतलब अगर हम बात करें बिटवीन BC, सो mx इज इक्वल टू RB इंटू x, दिस इज 3x। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब एट B, और B पर x की वैल्यू कितनी है? 0। सो MB इज इक्वल टू 0। यहां आएंगे A के नीचे एक पॉइंट, B के नीचे एक पॉइंट। बेंडिंग मोमेंट के रेफरेंस डायग्राम को A डैश और B डैश से डिनोट किया जाएगा। यहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0। ओके, उसके बाद समीकरण को ध्यान से देखिए, x की पावर 1 है। इसका मतलब कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो वैल्यू होगी वो लीनियर होगी, सरल रेखा में चलेगी। हम आगे पॉइंट C पर x की जगह रखा 3। सो एट पॉइंट C x इज इक्वल टू 2, MC इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन। यहां पर आए एंड दिस इज, इसको मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन है? रीजन बीइंग 3x, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट। दिस इज 6 किलो न्यूटन मीटर। ये मीटर लग गया, मीटर हम भूल गए थे। नाउ अब जब हमने लिया x2 को ले लेते हैं जरा। x2 का मतलब आपका क्रॉस सेक्शन कहां है? आपका क्रॉस सेक्शन है बिटवीन AC। तो mx इज इक्वल टू, अब हम इसके अबाउट अगर लें तो इसके राइट हैंड साइड में दो फोर्स है, RB और 6। RB कैसे घुमाएगा? RB घुमाएगा एंटी क्लॉक, तो हो जाएगा 3 इंटू x। अब हम ये वाली डिस्टेंस x यहां से ले लेंगे, ये वाली डिस्टेंस, लेकिन -6 और 6 से यहां की डिस्टेंस कितनी है? x, इस x में से 2 निकाल दीजिए, x -2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज 3x
-6x प्लस 12, सो दिस इज -3x प्लस 12। अगर हम एक काम करते हैं, सी पॉइंट पे वापस जाएं, यहां पर एक आपको मैं टिप देना चाहता हूं। जब आप क्रॉस सेक्शन को आगे ले आए, आगे के क्रॉस सेक्शन में भी आप पिछली कंडीशन की x की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आपको वही मिलना चाहिए, और अगर मिल रहा है तो तब ये आपका जो समीकरण बना है सही माना जाएगा। कैसे? लेट अस सी। अगर हम इस समीकरण से सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालें तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 रखेंगे। लेट अस सी। -3 इंटू 2 प्लस 12 -6 और ये 6 किलो न्यूटन मीटर आ गया। इसका मतलब कि आगे आने पर भी जो समीकरण हमको मिला उसमें हम पिछली परिस्थिति का x का मान रखेंगे तो हमको वही वैल्यू आ गई। इसका मतलब यहां तक हमारा काम ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमें पॉइंट बी ए पे चाहिए, तो एम ए इस x की वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड दिस इज -3 इंटू 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो बेंडिंग मोमेंट at this point is also it is 0। so ये रहा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और इसको हम कहेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये दोनों डायग्राम हमारे पास आ गए, शियर फोर्स डायग्राम आ गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया। जरा इसको एनालाइज करते कि इससे हमें क्या क्या सूचनाएं मिली। नंबर 1, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पर एक लोड लगा हुआ है। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है तो उसका जो शियर फोर्स डायग्राम आएगा आधे हिस्से में पॉजिटिव होगा और आधे हिस्से में नेगेटिव होगा। एक बात। दूसरी बात, शियर फोर्स की जो वैल्यू होगी इस सिंपली सपोर्टेड बीम का जो पॉइंट लोड आपने सेंटर में लगा रखा है इसका हाफ यहां पर मिलेगा और हाफ यहां पर मिलेगा। यही दोनों मान इसके रिएक्शंस की वैल्यू होगी। ठीक मध्य बिंदु पर जहां पर यह पॉइंट लोड लगा हुआ है, शियर फोर्स अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव कर देगा। कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स इन साइन कन्वेंशन को विपरीत तरीके से देते हैं, तो वो इसको नेगेटिव कह देंगे, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कह देंगे। तो उनके केस में जो डायग्राम होगा, ये वाला पॉजिटिव, ये ऊपर वाला डब्बा है नीचे बनेगा, नीचे वाला डब्बा ऊपर बनेगा। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका डायग्राम बिल्कुल वो भी सही है। डायग्राम आप ऐसा बनाएंगे, ये भी सही है, तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल साइन कन्वेंशन को अलग लेने की वजह से कुछ किताबों में इस सवाल के लिए ये डब्बा ऊपर और ये डब्बा नीचे बनेगा। दूसरी बात कि जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको एक त्रिभुज के रूप में दिखाई पड़ेगा, जिस त्रिभुज में हाईएस्ट पॉइंट जो होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वो बिल्कुल सेंटर पर होगा जहां पे ये पॉइंट लगा है, और यहां पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी 6 किलो न्यूटन मीटर होगी, जो कि यहां पर हमको मिली। अगर इसको हम बिना किसी वैल्यू के कर रहे होते, सो दिस इज इक्वल टू WL upon 4। This is equal to W upon 2 and this is also, यहां लिख देते हैं W upon 2। Let us see कैसे। और ये रहा हमारा वो W। तो ये वैल्यू W है, तो W upon 2 3, W upon 2 3, और बेंडिंग मोमेंट यहां का WL upon 4 6, L की वैल्यू 4, पूरी लंबाई 4, 6 इंटू 4 अपॉन 4 6 किलो न्यूटन मीटर। ये आपसे पेपर में, आपके क्विज में, आपके असाइनमेंट में आपसे पूछा जाएगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड सेंटर पर उसका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होता है, तो WL अपॉन 4। ये आप अपनी कॉपी में एक जगह फिगर बना के नोट कर लीजिए। ये फिगर बनेगा, ये फिगर बनेगा और ये फिगर यहां पर बनेगा, और यहां पर इन फॉर्मूलों के रूप में इनके मान आप यहां पे अवश्य लिखेंगे, और यहां पे इसको हम कह देंगे दिस इज W/2 एंड दिस इज W/2। हाँ, अगर ये जो बीम है, ये जो लोड है, ये लोड सेंटर पे नहीं है, मान लो इस तरह की शिफ्टेड है, तो RA की वैल्यू बढ़ जाएगी और RB की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें अगर इधर की ओर शिफ्ट होगा तो RA का मान बढ़ जाएगा। तो लाइकवाइज
थोड़ा सा इसका ये जो पॉइंट इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ट्रायंगल हमारा ऐसा बन जाएगा, इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अब हम इसके अगले सेक्शन में चलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। किस तरीके से उसमें शियर फोर्स एक रेखीय समीकरण बनता है और बेंडिंग मोमेंट का पैराबोलिक इक्वेशन बनता है, इसको हम लोग देखेंगे।